जी, नमस्कार। मैं हूँ शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए एनसीईआरटी सीरीज मैंने स्टार्ट की है, जिसमें मैं आप लोगों को पहले पॉलिटी क्लास 6, 7th एंड 8th यानी कि 6 to 8 तक की पॉलिटी में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने हिस्ट्री हम लोग क्लास 6 की लेकर चलेंगे, इसके बाद 7th की चलेगी, फिर 8th क्लास की हिस्ट्री कराएंगे। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा था, मैटर ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने ये पार्ट 1 रहेगा क्लास 6 के लिए, और इसमें मैंने फर्स्ट टू फिफ्थ 5 चैप्टर कवर किए हैं। पार्ट 2 में क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से 2 पार्ट में हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री को, 2 पार्ट में 7th की हिस्ट्री को, और 2 ही पार्ट में क्लास 8th की हिस्ट्री को कवर कर लेंगे। 3 वीडियो में पॉलिटी कवर हुई, 6 वीडियो में हम लोग हिस्ट्री कवर करेंगे, और 3 वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी कवर करेंगे। तो इस तरीके से 12 वीडियो में 3 से 4 दिन में हमारी 6 to 8 तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी कवर हो जाएगी। तो आप लोग अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग 9808347403 ये नंबर है, इस पर मैसेज कीजिएगा। ग्रुप में अगर आप शामिल होते हो तो आपको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा। जितने भी यहाँ कुछ पढ़ाया जाएगा वो सब सारे पीडीएफ इसी ग्रुप में आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके साथ साथ करंट अफेयर और जीके की रेगुलर पीडीएफ आप लोगों को दी जाती है, डेली बेसिस पर मिलती रहती है। तो क्लास 6 की हिस्ट्री रहेगी, ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, फर्स्ट टू फिफ्थ इसमें चैप्टर रहेंगे, और टोटल एनसीईआरटी का इसमें रहेगा। एनसीईआरटी से खुद पढ़कर मैंने एक एक लाइन पढ़कर खुद मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं। 100% ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए होने वाले हैं। नंबर 2, आपके पास समय बहुत कम है, आपका एग्जाम बहुत ही जल्दी ले लिया जाएगा, इसीलिए आपका टाइम भी नोट्स बचाएंगे। बहुत कम टाइम आपका इनमें लगेगा, क्योंकि पूरा निचोड़ मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी का इसमें डाला हुआ है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं हम क्लास 6 की हिस्ट्री के साथ। चैप्टर 1 हम देखते हैं। चैप्टर 1 है हमारा कब, क्या, कब, कहां, कैसे। क्या, कब, कहां, कैसे हमारा चैप्टर बन रहने वाला है। यहां देखिए, यहां शुरू करते हैं। यहां पर क्या है, वन लाइनर की फॉर्म में आपको सब कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, कहां की, उत्तर पश्चिम की। यहां कुछ ऐसे स्थान है जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया गया। क्या किया गया, फसलों को उपजाना आरंभ किया गया। कौन सी फसल थी इनमें, गेहूं और जौ। कितने समय पहले, 8000 वर्ष पूर्व। अगला पॉइंट देख लेते हैं। भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया गया। किस किस को, गाय को, गाय बैल, भेड़ बकरी जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया गया। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां, ये कहां पर है, उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां। इस स्थान पर कृषि का विकास हुआ और सबसे पहले चावल उपजाया गया। कौन सा खाद्यान्न उपजाया गया, सबसे पहले याद रखिएगा, चावल उपजाया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन। गंगा तथा इसकी सहायक नदी कौन सी, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, प्राचीन काल में क्या, और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता था। क्या याद रखोगे आप, कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी जो सोन जो है, इसके दक्षिण में, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र था, प्राचीन समय में उसको मगध के नाम से जाना जाता था। आज के समय का, वर्तमान का क्या है, वो बिहार है। पांडुलिपि के बारे में देखते हैं। पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पूर्व पहले लिखी गई थी। पांडुलिपि कब लिखी गई थी, लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। भुर्ज पेड़ की छाल से बनती है। किससे, भुर्ज पेड़ की छाल से बनती है। ब्रैकेट में मैंने इसे डाल दिया, कहीं क्वेश्चन इससे न पूछ ले आपसे। अगला देखते हैं पॉइंट हम। किताब ताड़ के पत्ते से बनाई जाती है। किताब किससे बनाई जाती है, ताड़ के पत्ते से किताब बनाई जाती है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, क्या कहा, सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस
और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। याद रखिएगा क्या कहा, ईरानियों और यूनानियों ने क्या कहा, सिंधु कहा और इंदोस कहा, और इस नदी के पूर्व में जो स्थित भूमि थी इसको इन्होंने क्या कहा था, इंडिया कहा था। किसने, यूनानियों ने और ईरानियों ने, यूनानियों ने और ईरानियों ने कहा था। अगला है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। क्वेश्चन पूछ ले, पहले भारत का नाम का प्रयोग किन के लिए प्रयोग किया जाता था, तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। पांडुलिपि देखिए, हाथ से लिखी होने के कारण, कैसे लिखी होती है पांडुलिपि, हाथ से लिखी होती है, हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा के मेन्यू से लिया गया है, जिसका अर्थ है हाथ से लिखना। हाथ से लिखना, मैन्युस्क्रिप्ट किससे लिया है, लैटिन भाषा के शब्द मेनू से लिया गया है, जिसका अर्थ है हाथ से लिखना, हाथ से लिखना। और पांडुलिपि क्यों कहा जाता है, हाथ से लिखने के कारण इसको पांडुलिपि कहा जाता है। ये पांडुलिपि प्राय किस पे होती है, ताड़ पत्रों पर, ताड़ के पत्रों पर, अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। किस पर लिखी मिलती हैं, भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। कहाँ, कौन सा पेड़, भुर्ज का पेड़। कहाँ उगाया जाता है, कहाँ मिलता है ये पेड़ हमें, हिमालय क्षेत्र में उगता है। ये कहाँ मिलता है, हिमालय क्षेत्र में हमें ये देखने को मिलता है। पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है। ये प्राय मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। कहाँ प्राप्त होती हैं, मंदिरों में और विहारों में प्राप्त होती हैं। अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह करके प्राप्त करते हैं। अंडमान द्वीप के कैसे लोग क्या करते हैं, भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल का संग्रह करके ये भोजन प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन, और इसमें देखिए क्या दे रखे हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण आप लोगों की तिथियां दे रखी हैं। वो तिथियां भी मैंने यहाँ पर नोट की हैं। चैप्टर वाइज हम लोग उन डेट्स को भी नोट कर देखते चलेंगे, जो भी डेट इंपॉर्टेंट हमें दे रखी है। तो एनसीईआरटी का ऐसा मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा जो आप लोगों से पेपर में पूछा जाए और आपको वो यहाँ देखने के लिए ना मिले। हर एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर शामिल की गई है, चाहे आपका नोट्स को या कोई डेट साइड में दे रखी हो या एक्सरसाइज की बात हो, सब कुछ हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, कुछ भी यहाँ पर हमने छोड़ा नहीं है। तो यहां देख लेते हैं, कृषि का आरंभ, कृषि का आरंभ कब हुआ, ये हुआ था 8000 वर्ष पूर्व। कब हुआ, 8000 वर्ष पूर्व इसका आरंभ हुआ। अगला है, सिंधु सभ्यता के पूर्व नगर 4700 वर्ष पूर्व। अगला है, गंगा नदी के नगर मगध का बड़ा राज्य, ये है 2500 वर्ष पूर्व। इस तरीके से चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अब इसकी एक्सरसाइज में जो भी दे रखा होगा वो भी यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। पॉलिटी में एक्सरसाइज में कुछ था नहीं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में जो भी चैप्टर की एक्सरसाइज होंगी कभी कभी उनसे भी क्वेश्चन बन जाता है, तो हम उनको भी साथ में लेकर चलेंगे। तो एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज में यहाँ दे रखा है आपका, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। यहाँ पर आपके क्या है, मैचिंग पूछा गया है। क्या पूछा गया है, मैचिंग आपका यहाँ आपसे पूछा गया है कि किसका मैचिंग क्या होगा। तो देखिए, पहला है नर्मदा घाटी, मगध, गारो पहाड़ियां, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, गंगा घाटी, ये आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, ये इतने आपके दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं गंगा घाटी, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी आपका मैच करेगा आखेट तथा संग्रहण से। किससे मैच करेगा, आखेट तथा संग्रहण से आपका नर्मदा घाटी मैच करेगा। अब मगध की बात करते हैं, तो मगध मैच करेगा आपका पहला बड़ा राज्य। मगध मैच करेगा आपका पहला बड़ा राज्य, पहला बड़ा राज्य। अब बात करते हैं गारो पहाड़ियां। गारो पहाड़ियां हमारी मैच करेंगी आरंभिक कृषि। किससे मैच करेंगी, आरंभिक कृषि से मैच करेंगी। किससे मैच करेंगी, आरंभिक कृषि से मैच करेंगी। अब बात आ जाएंगी सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां ये मैच करेंगी आपकी प्रथम नगर से। किससे मैच करेंगी, प्रथम नगर से ये मैच करेंगे।
अब है इसमें गंगा घाटी, और गंगा घाटी हम लोग मैच कर देंगे लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। किससे? लगभग 2500 पूर्व के नगर। इतना है। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। चैप्टर 1 आपका यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर चैप्टर 2। चैप्टर 2 रहने वाला है आपका, चैप्टर 2 का नेम है आखिट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखिट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। साथियों, अगर आप इस पीडीएफ को देख लेते हो, वीडियो को देख लेते हो 1 से 2 बार, तो आपको हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूं हिस्ट्री में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ हिस्ट्री का यहां पर मैंने कवर किया हुआ है। अगला है देखिए आखेटक, यानी कि खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर भोजन की तलाश में घूमते रहते थे। कौन? आखेटक, यानी खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी लोग क्यों भटकते रहते थे? भोजन की तलाश में घूमते रहते थे। इन लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ी एवं हड्डियों के औजार बनाए। किस किस के? पत्थर के, लकड़ी के एवं हड्डियों के औजार बनाए, जिनमें से पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। जिनमें से पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। लकड़ी का प्रयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां तथा औजार बनाने के लिए किया जाता था। लकड़ी का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां तथा औजार बनाने के लिए ईंधन का प्रयोग किया जाता था। भीमबेटका, भीमबेटका के बारे में देख लेते हैं। आधुनिक मध्य प्रदेश। कहां पर? आधुनिक मध्य प्रदेश। मैंने जो भी चीज इंपॉर्टेंट है मैं कहता रहा हूं, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा कि आपके लिए कहीं भी डाउट उत्पन्न हो। एक लाइन पढ़कर भी आपको कहीं भी डाउट नहीं होने वाला। इतनी सरल भाषा में ये आपके लिए मैंने पीडीएफ तैयार की है, बहुत ही सरल भाषा में ये मैंने बनाई है। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिलती हैं। क्या? गुफाएं व कंदराएं मिलती हैं। डायरेक्ट पूछ लिया था भीमबेटका कहाँ है, डायरेक्ट पूछ लेते कभी कभी क्वेश्चन। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि इन्हें यहां बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। किससे? बारिश से, धूप से, हवा से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। कौन सी घाटी के पास है ये गुफाएं? ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। नेक्स्ट देखते हैं। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पुरा स्थल किसे कहा जाता है? पुरा स्थल किसे कहते हैं? जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के क्या मिलते हैं? वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। वस्तुओं के क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल की बात करते हैं। 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। पुरापाषाण काल का डायरेक्ट समय पूछ लिया जाए तो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। क्या माना जाता है? पुरापाषाण काल माना जाता है। नेक्स्ट, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। दोबारा देखिए, यहां देख लीजिए, पुरापाषाण 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान माना गया है, और ये 12,000 साल से पहले से लेकर 10,000 साल पहले के दौरान का मध्य पाषाण का आपका माना गया है। इतना याद रखिएगा। अब बात आ जाती है नवपाषाण की। तो नवपाषाण युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। कब से होती है? 10,000 साल पहले से किसकी शुरुआत होती है? नवपाषाण युग की शुरुआत होती है। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। वो क्या था? कुत्ते का जंगली पूर्वज था। सबसे पहले क्वेश्चन वैसे इस लैंग्वेज में पूछा जाता है कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था, तो कुत्ता दिया रहता है वहां, तो कुत्ता आप लोग याद रखिएगा। यहां दे दिया मैंने, यहां पर डिक्टो एनसीईआरटी के वर्ड ही नोट किए हैं कि किससे बनाया गया था। जो बनाया गया था वो था कुत्ते का पूर्वज, है ना।
तो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ है। गेहूं और जौ की फसल क्या है, सबसे प्राचीन है। क्या है, सबसे प्राचीन है। पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। पशुपालन क्या है, भोजन के भंडारण का एक तरीका क्या है, पशुपालन है। बुर्जहोम, बुर्जहोम कहां पर है, वर्तमान कश्मीर में। बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में, भीमबेटका बताया था मैंने, कहां पर, आधुनिक समय में मध्य प्रदेश में। तो बुर्जहोम यानी कि वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। कहां बनाते थे, बुर्जहोम यानी कि वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। तो गर्तवास क्या होते हैं, जो घर गड्ढे के नीचे बनाए जाते हैं उन्हें गर्तवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गर्तवास कहा जाता है। नवपाषाण युग के पुराय स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। नवपाषाण युग के पुराय स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता है। कभी कभी इन पर क्या किया जाता है, अलंकरण भी किया जाता है। मेहरगढ़, मेहरगढ़ क्या है, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। कहां पर है, जो बोलन दर्रे के पास है। ये कहां पर है, मेहरगढ़ कहां पर है, बोलन दर्रे के पास है। और कहां जाने वाले, ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास। ये क्या है आपका, बोलन दर्रे के पास है मेहरगढ़, इतना याद रखिएगा। इसी स्थान पर सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू हुआ। किस स्थान पर, मेहरगढ़ पर। कहां पर, मेहरगढ़ पर। क्या किया था सबसे पहले, क्या किया, स्त्री और पुरुषों ने गेहूं और जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया था। क्या किया था, भेड़ बकरी पालना शुरू किया था। अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका होने वाला है, अच्छा ये एक लाइन रह गई आपकी यहां पर। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुराय स्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुराय स्थल कौन से हैं, एक में से एक चताल युग। चताल युग कहां पर है आपका, तुर्की में है। कहां पर है, तुर्की में है। चताल युग डायरेक्ट याद रखिए कहां पर है, तुर्की में है। कहां है, तुर्की में है। चताल युग कहां पर है, तुर्की में है, इतना याद रखिएगा। अब इसकी महत्वपूर्ण तिथियां इसमें, वैसे मैं इनको करा चुका हूं बट फिर भी देख लीजिए। मध्यपाषाण युग, पुरापाषाण मैंने बता दिया था 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। ये लिख लीजिए, पुरापाषाण भी लिखना चाहो तो। पुरापाषाण, पुरापाषाण, पुरा, यहां लिख देता हूं मैं, चलिए यहां लिख देंगे, पुरापाषाण भी लिख देता हूं, है ना। पुरापाषाण युग 20 लाख से लेके 12,000 साल पहले, इतना याद रखिएगा। ये पुरापाषाण का हो गया। ये आपका मध्यपाषाण 12,000 से 10,000 साल पहले, और बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले, और मेहरगढ़, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। ये इसमें इंपॉर्टेंट देख आपकी दे रखी थी। पुरापाषाण 20 लाख साल से 12,000 साल पहले, मध्यपाषाण 12,000 से 10,000 साल पहले, नवपाषाण 10,000 साल से पहले का माना जाता है। इतना आपको इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल याद रखनी है। अब इसकी एक्सरसाइज में देख लेते हैं। इसकी एक्सरसाइज में क्या था, आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि, क्यों रहते थे गुफाओं में, मैंने आपको बताया था क्यों रहते थे, इतना आपको बताना है। गुफाओं में क्यों रहते थे, यह घास वाले मैदानों का विकास 1200 साल पहले, इतना इसमें याद रखिएगा। क्वेश्चन, सॉरी चैप्टर हम लोग आ जाते हैं 3 पर। चैप्टर की बात कर लेते हैं 3 की, और चैप्टर 3 है हमारा प्रारंभिक नगर। अब देखिए ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, दोनों थोड़े से बड़े थे, अभी ज्यादा बड़े नहीं है। प्रारंभिक नगर चैप्टर 3 की बात कर लेते हैं। हड़प्पा पुराय स्थल आधुनिक पाकिस्तान में है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। आप लोग कंफ्यूज रहते हो ना, कहां से पूछा गया। तो एनसीईआरटी से बेस्ट साथियों कोई भी बुक नहीं होती। एनसीईआरटी से आपके बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि हड़प्पा पुराय स्थल कहां पर है, तो हड़प्पा पुराय स्थल कहां पर है आपका, पाकिस्तान में है। कहां पर है, पाकिस्तान में है। ऊंचाई वाले भाग को भरपूरता
पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। क्या कहा है? नगर दुर्ग कहा है। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। क्या कहा है? ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। ऊंचे वाले हिस्से को क्या कहा है भाई? क्या कहा है उन्होंने? नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में क्या था? खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। क्या कहा है? महान स्नानागार कहा है। कालीबंगा, कालीबंगा और लोथल, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में क्या मिले हैं? अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े क्या मिले हैं? हमें भंडार गृह मिले हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल के होते थे। इन नगरों के घर कैसे होते थे? आमतौर पर एक या दो मंजिल के होते थे। इन घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में अलग स्नान घर, कुछ घरों में कुएं भी थे। क्या था? इन नगरों के आप घर आमतौर पर दो मंजिले होते थे, एक या दो मंजिले होते थे। इन घर के आंगन में चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में अलग स्नान घर, कुछ घरों में कुएं भी होते थे। हड़प्पा के नगरों से जो चीजें मिली हैं उनमें अधिकतर क्या क्या है? देखिए, पत्थर, ये पूछ लिए जाते हैं, ऑप्शन दे दिए जाते हैं तो ध्यान से पढ़िएगा। क्या क्या मिले हैं? पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। किससे बनाई गई थी? हड़प्पा के नगरों से जो चीजें मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी से धातुओं से चीजें बनाई गई थी। इतना याद रखिएगा। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से क्या होता था? औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने, बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से क्या होता था? औजार भी बनते थे, हथियार भी बनते थे, गहने भी बनते थे और बर्तन भी बनते थे। वहीं सोने और चांदी की बात करें तो इससे गहने भी बनते थे और बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। ये पूछ लिया जाए, पत्थर की मोहरें कौन से लोग बनाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग। कौन से लोग? हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। ये भी पूछ लिया था उनकी आकृति कैसी थी, तो आकृति आयताकार याद रखिएगा। और उन पर किनके चित्र मिले हैं ये भी आपको याद रखना कि जानवरों के चित्र मिलते हैं। किसके चित्र मिलते हैं? जानवरों के। किस पर मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा जो मोहरें बनाई जाती थी, आयताकार उनकी शेप होती थी और उन पर जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। किसके बर्तन बनाते थे? लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में किसकी खेती होती थी? कपास की खेती होती थी। इतना याद रखना है। किसकी खेती होती थी? कपास की खेती होती थी। इतना याद रखिए। और साथियों, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हो। इसी ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, अदरवाइज पीडीएफ आपको नहीं दिया जाएगा। आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हो तो उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो। बाकी का जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितनी हेल्प हो सकेगी यहाँ से आप लोग की हेल्प की जाएगी। और इतना मैं वादा करता हूँ, जो भी दिया जाएगा ऑथेंटिक, अच्छा, बहुत शॉर्ट में दिया जाएगा और बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको यहाँ से दिया जाएगा। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, ये मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट है, फैंस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कपास को कच्चा माल कहते थे। किसको कच्चा माल कहते थे? कपास को कच्चा माल कहते थे। ओमान देश से तांबे का आयात किया जाता था।
ओमान देश से तांबे का आयात किया जाता था। ये पूछ लिया जाए तांबे का आयात कहाँ से किया जाता था, तो ये ओमान देश से किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से होता था। कहां से होता था? अफगानिस्तान और ईरान से होता था, इतना याद रखिएगा। कहां से होता था? अफगानिस्तान और ईरान से होता था। किसका? कांसा तांबे बनाने के साथ साथ मिलाने वाली धातु टिन का आयात कहां से होता था? आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से इसका आयात होता था। नेक्स्ट आपका सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, अफगानिस्तान और ईरान से किया जाता था। सोने का आयात कहां से किया जाता था? आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, अफगानिस्तान और ईरान से किया जाता था। नेक्स्ट है हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, मटर, धान, दाल, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हड़प्पा के लोग क्या करते थे? गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। लोथल, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता, कई बार क्वेश्चन पूछा गया लोथल कहाँ है, तो लोथल गुजरात में खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा है। नदी का नाम भी पूछ लिया जाता है, किस नदी के किनारे बसा है? साबरमती नदी के किनारे बसा है। अब आपको यकीन हो गया होगा कि यहाँ पर जो शामिल किया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा कुछ भी आपका यहाँ छोड़ा नहीं गया, सब कुछ इंपॉर्टेंट जो था वो यहाँ पर शामिल किया गया। एक एक लाइन पढ़कर आप लोगों के लिए नोट्स बनाए गए हैं, तो मेरी मेहनत के लिए साथियों एक कमेंट प्यारा सा और लाइक तो बनता है। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, प्लीज 10 लोगों को कम से कम इस वीडियो को शेयर जरूर करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उपनदी के किनारे बसा बड़े बड़े मकबरों को पिरामिड कहा जाता था। बड़े बड़े मकबरों को क्या कहा जाता था? पिरामिड कहा जाता था। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिड में दफना कर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। राजाओं के शवों को दफना कर रखा जाता था, क्या किया था? सुरक्षित रखा जाता था इन पिरामिडों में दफना कर। इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को मम्मी कहा जाता है। क्या? मम्मी कहा जाता है, इन्हीं को मम्मी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका महत्वपूर्ण तिथियां, यानी चैप्टर 3 हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। महत्वपूर्ण तिथियां पर हम लोग आ चुके हैं। इस पर आ चुके हैं, महत्वपूर्ण तिथियों पर हम लोग आ चुके हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले। कितने साल पहले? लगभग 7000 साल पहले। लगभग 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले। कहाँ? 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले। लगभग 3900 साल पहले, याद रखिएगा। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले। नगरों में आरंभ लगभग 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले। अब इसमें आ जाता है मैचिंग। इसमें क्या आ जाता है? आपका मैचिंग आ जाता है। मैचिंग आपको बताना है। तो देखिए, तांबा मैच करेगा राजस्थान, सोना गुजरात, सोना कर जाएगा आपका गुजरात, टिन कर जाएगा आपका कर्नाटक और बहुमूल पत्थर ये कर जाएगा आपका अफगानिस्तान। बहुमूल क्या कर जाएगा आपका? अफगानिस्तान। सोना करना नहीं नहीं, ये करेगा राजस्थान, कर्नाटक और टिन करेगा आपका अफगानिस्तान से। गुजरात ये टिन करेगा आपका अफगानिस्तान से और ये करेगा गुजरात से। तांबा राजस्थान, सोना कर्नाटक, टिन करेगा आपका अफगानिस्तान से और बहुमूल्य पत्थर करेंगे आपके गुजरात से। बहुमूल्य पत्थर करेंगे गुजरात से। आपका इस तरीके से हो जाएगा। तांबा करेगा राजस्थान से, सोना करेगा आपका कर्नाटक से, टिन करेगा आपका अफगानिस्तान से और बहुमूल्य पत्थर आपके गुजरात से मैच करेंगे। इस तरीके से आपका चैप्टर 1 2 3 3 चैप्टर पूरे यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। चैप्टर 4 पर चलते हैं। चैप्टर 4 है क्या बताती हमें किताबें और कब्रें। क्या बताती हमें किताबें और कब्रें, ये क्या बताती हैं, ये हमें देखना है। तो चैप्टर 4 देखते हैं। वेद कितने हैं? 4। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से तैयार होता है कि वेद कितने हैं? वेद हैं हमारे 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। वेद कितने हैं? 4 हैं। सबसे पुराना ऋग्वेद,
सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद पूछ लिया जाता है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। जिसकी रचना कब हुई? लगभग 3500 साल पहले हुई थी। इसमें 1000 से ज्यादा प्रार्थना है। कितनी है? 1000 से ज्यादा प्रार्थना है। इसकी रचना 3500 साल पहले हुई थी, जिन्हें सूक्त कहा गया है। जिन्हें क्या कहा गया है? जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। इनको क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया है। और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए। किसकी स्तुति में? विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए। इनमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। 3 देवता क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कौन कौन से हैं? अग्नि है, इंद्र है और सोम है। कौन कौन से? अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि, इंद्र, सोम। साथियों, ज्यादा पढ़ने के बजाय कम पढ़िए, बट अच्छा पढ़िए। एनसीईआरटी से, ऑथेंटिक एनसीईआरटी से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। अग्नि है, इंद्र है और सोम है। अग्नि क्या है? आग का देवता है। इंद्र क्या है? युद्ध के देवता है। और सोम एक क्या है? पौधा है। सोम क्या है? एक पौधा है, जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। ऋग्वेद की भाषा, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद का उच्चारण तथा श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। ऋग्वेद का क्या होता था? उच्चारण या श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। ऋग्वेद के कुछ सूक्त कैसे हैं? वार्तालाप के रूप में है। इसका एक एग्जांपल मैंने डाल दिया है कि विश्वामित्र नामक एक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां। कौन कौन सी नदियां? देखिए मैंने वो नदियां भी डाली है यहाँ पर। कौन कौन सी नदियां थी? व्यास और सतलुज। साथियों, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है आपके लिए। इतना इंपॉर्टेंट मैटर मैं लेकर आया हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट में लेकर आया हूँ साथियों। व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। वो 2 देवियों के रूप में जो पूजित नदियां कौन कौन सी हैं? व्यास और सतलुज। व्यास और सतलुज है। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी पांडुलिपि कहां पाई गई थी? कश्मीर में पाई गई थी। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता है। पुरोहितों को क्या कहा जाता है? कभी कभी इनको ब्राह्मण कहा जाता है। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था, जन और विश। किस किस का इस्तेमाल होता था? जन और विश। विश जिसमें वैश्य शब्द से निकला है। विश किससे निकला है? वैश्य शब्द से निकला है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वो खुद को कभी कभी आर्य कहते थे। खुद को कभी कभी वो क्या कहते थे? आर्य कहते थे। अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। दास शब्द का मतलब गुलाम था। दस्यु या दास, इसका मतलब हो गया गुलाम। और दस्यु कौन से लोग थे? जो यज्ञ नहीं करते थे। महापाषाण में कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 30,000 साल पहले शुरू हुई थी। महापाषाण में कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कहां प्रचलित थी? कहां प्रचलित थी आपकी महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा? 3000 साल पूर्व शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और आपकी कश्मीर में प्रचलित थी। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता था। जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार। क्या मिले हैं? लोहे के औजार भी मिले हैं। आज से लगभग 2000 साल पहले, 2000 साल पहले क्या था? चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। चरक नाम के प्रसिद्ध क्या हुए? वैद्य हुए। क्या? चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य, वैद्य है ये ध, वैद्य हुए, ध नहीं है, वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता, ये पूछ लिया जाता है कि चरक संहिता के लेखक कौन है? चरक संहिता नामक किताब लिखी, तो चरक इसके लेखक है। चरक क्या है? इसके लेखक हैं।
पुरुष भी आभूषण पहनते थे। उस टाइम पे क्या था, पुरुष भी आभूषण पहनते थे। और आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक किताब लिखी। चरक संहिता नामक किताब उन्होंने लिखी थी। इसकी महत्वपूर्ण तिथियां हम लोग देख लेते हैं। वेदों की रचना, इसकी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। इसके बाद हम लोग चैप्टर 5 पर आ जाएंगे। वेदों की तिथियां। तो देखिए, वेदों की रचना का आरंभ लगभग 3500 साल पहले, वेदों की रचना का आरंभ लगभग 3500 साल पहले इनाम गांव में कृषकों का विकास 3600 से 2700 साल पहले, और चरक लगभग 2000 साल पहले। ये सारा डाटा आपकी महत्वपूर्ण तिथियां चैप्टर जहां कंप्लीट हुआ उसके कॉर्नर में दी गई हैं, ये सभी मैंने नोट की हैं। अब इसमें देख लेते हैं आगे इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक साइड है सूक्त, रथ, यज्ञ, दास, महापाषाण और सजाए गए पत्थर, अनुष्ठान अच्छी तरह से बोला गया, युद्ध में प्रयोग किया जाता था, और गुलाम। तो देखिए, सूत्र का मैंने आपको मतलब बताया था कि सूक्त का मतलब क्या है। सूक्त का मतलब मैंने बताया था अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मैंने आपको मतलब बताया था अच्छी तरह से बोला गया। अब रथ हम देखते हैं। रथ देख लेते हैं कि रथ का प्रयोग कहां होता था, युद्ध में प्रयोग किया जाता था। रथ का प्रयोग कहां किया जाता था, युद्ध में इसका प्रयोग किया जाता था। एक मिनट रुकिए, नाम से देख लीजिए, एक मिनट दीजिए मुझे। यज्ञ हो गया आपका, अनुष्ठान से मैच करेगा। दास हम गुलाम को कहते थे। और महापाषाण सजाए गए पत्थर, महापाषाण क्या था, सजाए गए पत्थर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं चैप्टर 5। अगला चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। हम लोग आ जाते हैं चैप्टर 5 पर। किस पर, चैप्टर 5 पर। इस वीडियो को हमारा ये लास्ट चैप्टर रहेगा। मैंने बताया था 5 चैप्टर कवर करेंगे। नेक्स्ट में ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि एक ही वीडियो में लेता तो बहुत ज्यादा बड़ा ये वीडियो हो जाता। तो अगला जो चैप्टर है हमारा, इसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य चैप्टर हमारा 5 हो जाएगा। उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए थे। उत्तर भारत में खासकर कहां पर, गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए थे। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनको उत्तर वैदिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऋग्वेद के बाद रचे गए। इसमें सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। इसमें कौन कौन से शामिल हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद तथा अन्य ग्रंथ इसमें शामिल हैं। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था। पुरोहितों ने लोगों को क्या किया था, 4 वर्गों में विभाजित किया था। 4 वर्ण कौन कौन से थे, वो जिन्हें वर्ण कहते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहा जाता है। और वो 4 कौन कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 थे। अगले देखते हैं हम लोग आगे। शूद्रों को कोई भी अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। शूद्रों को क्या था, अनुष्ठान मतलब यज्ञ करने का कोई भी अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया है, क्योंकि उन्हें भी अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था, इसलिए कहा गया है प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया है। महिलाओं एवं शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। पूछ लिया जाता है कभी कभी। महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जो महायज्ञ करते थे राजा, वो जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। जन के बसने की जगह क्या होता है, जनपद होता है।
पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, याद रखिएगा, जगह याद रखिएगा, दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंगी खेड़ा इनमें प्रमुख है। कौन कौन से? दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंगी खेड़ा इनमें प्रमुख है। इन पुराय स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? चित्रित धूसर पात्र के नाम से इनको जाना जाता है। इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। इन बर्तनों पर क्या किया गया है? चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। ये कैसे हैं? सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। करीब, अगला पॉइंट हमारा, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद क्या हो गए? हमारे अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। फसलों पर प्राय उपज का 1/6 1/6 वहां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। कितना? 1/6। याद रखिएगा, फसलों पर प्राय उपज का 1/6, किसका? उपज का 1/6 हिस्सा निर्धारित किया जाता था। आर्थिक टकों तथा संग्राहकों को कर के रूप में जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। आखेटक क्या देते थे? आखेटक तथा संग्राहकों को कर के रूप में जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। इस युग में हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे। किसके? हल्के फाल समझते हो, जिससे जुताई की जाती है, जोते जाते हैं, वो अब किसके बनने लगे? जैसे जो लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, ट्रैक्टर से जो जुताई होती है उसमें हल्के फाल लगे रहते हैं, जो खेतों की जुताई के काम में आते हैं, लोहे के बनने लगे थे। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। 200 सालों के भीतर मगध क्या था? बहुत ही क्या बन गया था? महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। गंगा और सोन नदियां क्या थी? मगध से होकर बहती थी। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन कौन हुए? बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। बिहार में राजगृह, बिहार में राजगृह, आधुनिक में उसको क्या कहा जाता है? राजगीर कहा जाता है। कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध की राजधानी कौन बनी रही? राजगृह या राजगीर आ जाए तो याद रखिएगा, बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज पटना, इसकी राजधानी बनाया गया। बाद में कहां बनाया गया? पाटलिपुत्र बनाया गया, जिसको आज क्या कहा जाता है? पटना कहा जाता है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर था। सिकंदर कहां का राजा था? मैसिडोनिया का राजा था। गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। गढ़ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कई सदस्यों वाले समूह के लिए गढ़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात संगठन या सभा, अर्थात संगठन या सभा कह सकते हैं हम लोग। वज्जी, ये पूछ लिया था, वज्जी की राजधानी क्या थी? देखिए, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन कहां से पूछ लिया गई, तो सारा का सारा साथियों एनसीईआरटी से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको हजारों बार देखने के लिए मिला होगा कि वज्जी की राजधानी कहां थी। तो वज्जी की राजधानी कहां थी? वैशाली थी। कहां थी? वैशाली थी, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? बिहार। ठीक है ना। बुद्ध तथा महावीर, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। कौन कौन संघ से संबंधित थे? बुद्ध और महावीर। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? बौद्ध साहित्य में मिलता है। किसमें मिलता है? बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। नेक्स्ट हमारा वज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। कहां से? दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से बन गया कि देखिए क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा कि दीर्घ निकाय जो है ये कौन सा ग्रंथ है? किसका ग्रंथ है? तो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। या फिर ऐसे दे देगा इनमें से प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो वहां एक ऑप्शन दीर्घ निकाय डाल देगा आप लोगों के लिए। कैसे भी क्वेश्चन घुमा सकता है। जिनमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। जिन्हें लगभग 2300 साल पहले लिखा गया था।
गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। गुप्त शासकों ने क्या किया, गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने किसमें, राज्य में शामिल कर लिया था। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने क्या किया, नई शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। ठीक है साथियों, इतने जल्दी चलने के बावजूद भी हमें लगभग 45 मिनट हो गए और स्पीड आप लोग मेरी देख रहे हो, अच्छी खासी मैं स्पीड लेकर चल रहा हूं। महत्वपूर्ण तिथियां इसमें दे रखी हैं। सिकंदर का आक्रमण लगभग 2300 साल पहले और गढ़ या संघराज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले। इसमें एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। इस तरीके से फर्स्ट टू फिफ्थ 1 से लेकर 5 तक आपके क्या है, हिस्ट्री के चैप्टर हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। हिस्ट्री के हमारे 1 से लेकर 5 तक चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगली वीडियो में 6 से लेकर 10 तक है, शायद इसमें 10 चैप्टर तक जो है उनको मैं 10 या 11 जो भी हो, 10 या 11 तक जो भी होंगे ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 2 वीडियो में इसको कवर करने का रीजन ये था कि एक वीडियो में हम लोग इसको कवर कर नहीं पाते। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए, वो आप सुन लीजिए। नंबर 1, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए, जिन लोगों को ग्रुप में ऐड होना है उनको क्या करना है, 9808347403 आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मैसेज कीजिएगा। प्लीज डोंट कॉल मत कीजिएगा, आप लोग मैसेज करके आप लोग ग्रुप में शामिल हो सकते हो। आप लोग इस पर मैसेज कीजिएगा, ग्रुप में आपको 2 घंटे 4 घंटे 8-10 घंटे बाद ऐड कर लिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए साथियों मैं फिर कह रहा हूं 100% के पीछे मत भागिएगा। अगर आप 80% भी पढ़ जाते हो, 80 से 70 से 80% भी अगर आप पढ़ जाते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। बट जितना पढ़ो ना उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, और कोशिश कीजिएगा जितना पढ़ो उसका रिवीजन भी आप साथ के साथ करते चलो, बिकॉज बिना रिवीजन के साथ ही कुछ भी हासिल नहीं होगा। और जैसे कि मैंने पहले आपको पॉलिटी कराई है, पॉलिटी मैंने आपको 6 ही कराई, देन 7 कराई, फिर हमने हिस्ट्री लिया है, मैंने यहाँ पर हिस्ट्री 6 चलेगी, फिर 7, फिर 8 चलेगी। इसके साथ ही मैं ज्योग्राफी लूंगा सेम इसी तरीके से। फिर उसके बाद टॉपिक वाइज सिलेबस को देखकर टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए एक एक टॉपिक उठाकर आपको कराया जाएगा। निश्चिंत रहिए, आपको जितना हो सकेगा उतनी हेल्प यहाँ से दी जाएगी। करंट अफेयर के डेली क्वेश्चन में अपने ग्रुप में 10-15 क्वेश्चन जो डेली के आते हैं वो डाल देता हूँ, प्लस मंथली करंट अफेयर यानी जनवरी के मंथ की मैंने करंट अफेयर की पीडीएफ डाल रखी है। इसके अलावा आपके जितने अवार्ड अभी तक मिले हैं, जो भी करंट अफेयर पे, चाहे फिल्म जगत से हो, स्पोर्ट्स से हो, भारत रत्न हो, आपका फीफा अवार्ड हो, आपके 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार हो, हर सब कुछ की पीडीएफ करंट अफेयर की आपको वहां पर तुरंत प्रोवाइड करा दी जाती है। वीडियो आती है उसके बाद आपके पास पीडीएफ पहुंच जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो मैं पीडीएफ नहीं दे मैं मतलब वीडियो नहीं बना पाता, उनकी मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूं। तो पीडीएफ भी आपको डेली मिलती रहती, प्लस इसके साथ साथ इस ग्रुप में आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे। अगर यहाँ सॉल्व जितने नहीं हो पाएंगे, मान लीजिए टाइम कम रहेगा, तो आपको पीडीएफ के रूप में प्रैक्टिस सेट दे दिए जाएंगे। तो मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ग्रुप में आप लोग जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। ये ग्रुप आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, इतना मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए ये ग्रुप रहने वाला है। इस ग्रुप में आप लोग जरूर जुड़िएगा। तो वीडियो को प्लीज मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरी मेहनत के लिए एक प्यारा सा कमेंट बनता है, एक कमेंट भी कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ईमानदारी से पढ़िए, अपने आप को धोखा मत दीजिए। आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, अपने आप को धोखा आप नहीं दे सकते। आप देखिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इसी के साथ आप लोग अच्छे से मन लगाकर सच्चे दिल से ईमानदारी से मेहनत कीजिए। 100% सफलता आपको मिलेगी। जब आप अपने आप में ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित ही आपकी कदम चूमेगी। और अपने घर वालों के लिए, अपने लिए ये अवसर गवाइए मत। बहुत ही बड़ी संख्या में वैकेंसी आई हुई है, तो इस अवसर को साथियों मुझे लगता है कि आपको गंवाना नहीं चाहिए। क्योंकि बिहार 2 बार वैकेंसी दे चुका है। पहले आप एलिजिबल नहीं थे, अब एलिजिबल हो चुके हैं, या पहले आप 1-2 मार्क्स से कहीं चूक चुके हैं। तो इस बार जो कमी थी, उस जो गलती आपने की उसको सुधारिए, और इस बार एक सीट आप लोग पक्की जरूर कीजिएगा। आई होप मेरी बात आप लोगों तक थोड़ी बहुत पहुंच रही होगी, थोड़ी बहुत सही लग रही होगी।
तो साथियों यही था इसमें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप तक, तब तक आप लोग, वो मैं हर बार एक ही बार आप लोगों से बोलता ही आता हूँ कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपको लेनी है जॉब तो उसके लिए पढ़ते रहिए। इस बात को साथियों लाइटली नहीं लेना है, आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। 1 महीने की जॉब आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी लाइफ, मतलब बहुत अच्छी लाइफ दे सकती है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपको चाहिए जॉब उसके लिए पढ़ते भी रहिए। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।